यूनिफॉर्म या किताबें खरीदने के लिए प्राइवेट स्कूलों की मनमानी नहीं चलेगी। दिल्ली और मध्य प्रदेश सरकार ने निजी स्कूलों पर सख्त रवैया दिखाते हुए बड़ा फैसला लिया है। स्कूल अभिभावकों को किसी विशेष दुकान से किताबें, यूनिफॉर्म या अन्य सामग्री खरीदने के लिए बाध्य नहीं कर सकेंगे। खबर की पूरी जानकारी दे रहे हैं रोहन सिंह। बताएं रोहन। जी, पिछले कुछ समय में दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों की मनमानी को लेकर शिकायतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। जो पेरेंट्स हैं उनकी शिकायत है कि स्कूल दबाव डालते हैं, वो छात्रों का जो यूनिफॉर्म है वो हर साल में 2 साल में एक बार वो चेंज कर देते हैं। साथ ही दबाव डालते हैं कि खास तरह के वेंडर से ही यूनिफॉर्म लेना है। टेक्स्ट बुक को लेकर भी शिकायतें हैं कि खास तरह के वेंडर से टेक्स्ट बुक खरीदनी है। जो एनसीईआरटी की किताबें हैं उसके अलावा भी स्कूल कुछ कोर्सेज के नाम पर अलग से टेक्स्ट बुक मंगाते हैं और उसे भी दबाव डाला जाता है बच्चों के ऊपर कि वो खरीदो, उस फलना वेंडर से खरीदो। इस तरह की जो शिकायतें हैं उसके बाद दिल्ली सरकार की तरफ से अब कुछ रिफॉर्म किए जाने वाले हैं, कुछ सख्त कानूनी कदम उठाए जाने वाले हैं। सबसे पहले तो स्कूलों को कहा गया है कि वो 3 साल में एक बार से ज़्यादा बच्चों का जो यूनिफॉर्म है उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। यूनिफॉर्म को पहले जो हर 6 महीने में, साल भर में नया यूनिफॉर्म प्रिस्क्राइब किया जाता था, वो नहीं कर सकते हैं। साथ ही टेक्स्ट बुक को लेकर ये कहा गया है कि अपने वेबसाइट पर 5 वेंडर का नाम स्कूल ज़रूर दें जहां से अभिभावक ये टेक्स्ट बुक खरीद सकें, और किसी पर्टिकुलर वेंडर से खरीदने को अगर दबाव डाला जाता है तो ये एक क्रिमिनल एक्टिविटी मानी जाएगी। साथ ही एनसीईआरटी के अलावा अगर कोई और किताब डाली जाती है तो ये भी गैरकानूनी है, ये भी जो है सरकार इसके खिलाफ भी कार्रवाई करेगी। साथ ही एक हेल्पलाइन नंबर और एक ईमेल आईडी भी दी गई है जहां पर जो पेरेंट्स हैं अगर स्कूल इस तरह की कोई एक्टिविटी करती है तो उसकी शिकायत दर्ज करा सकती है। और सरकार का ये कहना है कि चूँकि आगामी सत्र शुरू होने वाला है उसमें इस तरह का किसी भी तरह का जो दबाव है, खासतौर पे ईडब्ल्यूएस के बच्चे भी पढ़ते हैं और बाकी जो मिडिल क्लास के बच्चे पढ़ते हैं, अगर किसी भी पेरेंट्स की तरफ से ये शिकायत दर्ज की जाती है कि स्कूल दबाव डालते हैं तो स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इधर महाराष्ट्र में 30 लाख से ज्यादा कीमत वाली इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर 6% का जो टैक्स लगाया गया था वो हटा लिया जाएगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधान परिषद में इसका ऐलान किया। महाराष्ट्र सरकार ने बजट में 30 लाख रुपए से ज्यादा कीमत वाली ईवीज पर 6% टैक्स लगाने का प्रस्ताव रखा था। फडणवीस ने कहा कि सरकार इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि इस टैक्स से कोई खास राजस्व हासिल नहीं होने वाला है, इसलिए सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों पर 6% टैक्स नहीं लगाएगी। 30 लाखाची जी काही आपण साधारणपणे मर्यादा ठेवली, जे काही ईव्हीएमच्या सेगमेंटमध्ये आता मॅन्युफॅक्चरर्स आहेत यांना आपण विचारलं की तुमची महत्तम किंमत काय येते, ज्याच्यावर टॅक्स लागतो अशी किंमत, तर ती 30 लाखाच्या आत येते, म्हणून आपण तो लावला। तथापि काल पुन्हा आम्ही सगळे बसलो होतो, सन्माननीय उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार, एकनाथराव शिंदे, मी आणि सगळे अधिकारी आम्ही बसलो होतो आणि आम्ही हा विचार केला की त्या सेगमेंटमध्ये तसंही फार काही आत्ता गाड्या नाही आहेत, टॅक्सही मिळणार नाही आहे, तर मग विनाकारण आपण डिसइन्सेंटिव्हाइज करतोय अशी भावना कशाला जावी, आणि म्हणून त्या संदर्भातली घोषणा कदाचित आज विधानसभेमध्ये अजितदादा करतील आणि ईव्हीवर हा जो काही टॅक्स आहे तो आम्ही लावणार नाही। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के अपोलो अस्पताल को चेतावनी दी है। कोर्ट ने कहा है कि अगर अपोलो अस्पताल में गरीब लोगों का मुफ्त इलाज नहीं हो रहा है तो इसका कंट्रोल एम्स को सौंप सकते हैं। क्या कहा है और पूरा मामला क्या है, तमाम बातें बता रहे हैं हमारे सहयोगी असीम मनचंदा। अपोलो ही नहीं, दिल्ली में ऐसे बहुत सारे हॉस्पिटल हैं जिन्हें जमीन लीज पर दी गई है। सरकार ने इन्हें 1 रुपए के अंदर लॉन्ग टर्म लीज दी है और साथ में लेकिन सरकार ने एक शर्त जोड़ दी थी कि आप अपने अस्पताल में गरीबों का इलाज करेंगे, 1/3 बेड आप गरीबों को देंगे। इतना ही नहीं, ओपीडी में 40% पेशेंट आप गरीबों के ही देखेंगे। लेकिन ऐसा अक्सर पाया गया कि हॉस्पिटल इन नियमों की पालन नहीं करते, तो इसको लेकर के ऑल इंडिया वकील यूनियन ने एक सुप्रीम कोर्ट के अंदर याचिका दायर की थी और कहा था कि अपोलो हॉस्पिटल इन नियमों का पालन नहीं कर रहा। सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर काफी गंभीरता से लिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपोलो हॉस्पिटल को चेतावनी दी कि अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो हम आपके ऑपरेशंस को एम्स को सौंप देंगे। अब सुप्रीम कोर्ट ने इसके अंदर दिल्ली सरकार को एक ज्वाइंट कमेटी बनाने के लिए कहा है। यह ज्वाइंट कमेटी इस पूरे मामले की जांच करेगी और 4 हफ्ते के अंदर अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेगी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट इसके अंदर आगे की डायरेक्शंस देगा।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने न्यूज एजेंसी एएनआई को विस्फोटक इंटरव्यू दिया। इस इंटरव्यू में उन्होंने मथुरा से लेकर संभल तक और मुस्लिम आरक्षण से लेकर मुसलमानों की सुरक्षा तक कई मुद्दों पर बड़े बयान दिए हैं। योगी ने दावा किया है कि यूपी में मुसलमान सबसे ज़्यादा सुरक्षित हैं और दंगाई का इलाज उन्हें आता है। योगी ने ऐलान किया है कि संभल में सभी मंदिर खोजे जाएंगे और वहां की सच्चाई पूरी दुनिया को बताई जाएगी। उन सभी स्थलों को हमारी विरासत के प्रतीक हैं। देखिए, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के नाम पे राजनीति बहुत सारे लोग करते संभल में होंगे। ही 65 निकाल रहे हैं आप, तो फिर 65 नहीं, वहाँ 68 सभी तीर्थों को हम निकाल रहे हैं। 54 से अधिक निकल चुके हैं और बाकी सभी को ढूंढ रहे हैं। शास्त्रीय प्रमाण उसके मौजूद हैं, उनको दिखा रहे हैं कहाँ कहाँ हैं। जिसने भी कब्जे किए होंगे उनको एक एक करके सबको निकालेंगे। कितने मस्जिद फिर निकलेंगे? मस्जिद, देखिए, सवाल मस्जिद का नहीं है, जितने अतिक्रमण होंगे वो अतिक्रमण हटेंगे। योगी ने मथुरा के सवाल पर भी दो टूक जवाब दिया। उन्होंने कहा कि कोर्ट के आदेश का पालन हो रहा है, वरना बहुत कुछ हो गया होता। आप तो कानून के दायरे में रहकर हम कानून के दायरे में रह के सब काम कर रहे हैं। अगर कानून के दायरे में रह रहे हैं तो फिर आप मथुरा की बात क्यों उठा रहे हैं? मथुरा की बात क्यों नहीं उठानी? मथुरा श्री कृष्ण की जन्मभूमि नहीं है क्या? पर वो तो अब कोर्ट में है ना। कोई कोर्ट का ही आदेश पालन कर रहे हैं ना, तो अब तक तो वहाँ बहुत कुछ हो गया होता। योगी आदित्यनाथ ने 8 साल के अपने कार्यकाल को मुसलमानों के लिए सबसे सुरक्षित वक्त बताया और मुसलमानों की सुरक्षा का फॉर्मूला भी दे दिया। सनातन धर्मावलंबी ने हमेशा काम किया है और आज भी उदाहरण देखने को मिल सकता है कि 100 हिंदू परिवारों के बीच में एक मुस्लिम परिवार सबसे सुरक्षित रहता है। उसको इसके पर्व और त्योहारों को, उसको अपने सभी मजहबी कर्मों को करने के लिए, या जिस मत और मजहब या संप्रदाय या सेक्ट का अनुयायी होगा उसको उस परंपरा के अनुसार अपने सारे धार्मिक मान्यताओं या उपासना विधि को पूरी स्वतंत्रता होती है। लेकिन मैं कहता हूं 100 परिवारों के बीच में, एक हिंदू की बात तो दूर करिए, 100 मुस्लिम परिवारों के बीच में 50 हिंदू सुरक्षित रह सकता है क्या? नहीं रह सकता। अब बांग्लादेश आपके सामने उदाहरण है। अखिलेश यादव ने योगी के इंटरव्यू पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि उनकी कुर्सी डगमगा रही हो। हमारे मुख्यमंत्री जी ये बताएं, उनकी कुर्सी सुरक्षित है कि नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं कि हिंदू मुसलमान की जो अब सुरक्षा की भावना जाग रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि उनकी कुर्सी डगमगा रही हो? याद होगा जब उन्होंने एक बार योग किया था, कैसे एक टांग पे डगमगा रहे थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि उनकी कुर्सी डगमगा रही हो, इसलिए वो कह रहे हो कि हमारे सब भाईचारा बहुत अच्छा है। ईद से पहले संभल के सीईओ अनुज चौधरी ने मुसलमानों को एक और सलाह दी है। इस बार पीस कमेटी की बैठक में उन्होंने कहा कि अगर आप ईद की सेवई खिलाना चाहते हैं तो आपको गुजिया भी खानी पड़ेगी। इससे पहले अनुज चौधरी होली पर भी कुछ इसी तरह की सलाह दे चुके हैं, जिसके बाद खूब बवाल हुआ था। हम अपने जहां हम रहे, हम वहां कोई इस तरह की शांति व्यवस्था भंग ना हो। तो आप सब विश्वास के साथ रहें भाई, ऐसा कोई किसी के साथ कुछ वो नहीं होगा, पर हर आदमी को अपना अपना अधिकार है। पर आप यदि ईद की सिवैया खिलाना चाहते हो तो आपको गुजिया भी खानी पड़ेगी। ये गुजिया खाओ, हम सिवैया, ये सिवैया, तो दोनों पक्ष खाओ। पर यहाँ गड़बड़ हो जाती है, जहाँ एक पक्ष खाने को तैयार, दूसरा खा नहीं रहा, तो यहाँ भाईचारा खत्म हो जाता। हम स्पष्ट बोल रहे हैं या कुछ भी हो रहे, तो ये चीज नहीं है। हम नेतागिरी नहीं कर रहे, ना हमें नेतागिरी का हमारा कोई इरादा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ संशोधन बिल के मुद्दे पर आज पटना में बड़ा विरोध प्रदर्शन किया। इसमें लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव भी शामिल हुए और बिहार के कई बड़े राजनीतिक लोग भी पहुंचे। इनसे पहले इसी तरह का विरोध प्रदर्शन दिल्ली के जंतर मंतर पर हुआ था। इसी साल के अंत में बिहार विधानसभा चुनाव भी होने हैं और इसमें मुसलमान मतदाताओं की प्रभावी भूमिका है। आज पटना में प्रदर्शन के दौरान बीमारी के बावजूद लालू प्रसाद पहुंचे। लालू प्रसाद ने कहा कि वक्फ संशोधन बिल बेतुका है, इसलिए वो इसका विरोध कर रहे हैं।
वहीं तेजस्वी यादव ने कहा कि एकजुट होकर विरोध करेंगे तो ये नागपुरिया कानून लागू नहीं होने देंगे। समर्थन कर रहे हैं वक्त बिल का। केंद्र सरकार के साथ है, मोदी जी के साथ। जब इन्होंने कह दिया कि वक्फ बोर्ड का बिल जो लाया गया उसका विरोध कर रहे हैं, तो एक ही बात कितनी बार पूछना है? अगर एक होकर के हम लोग लड़े तो इंशाअल्लाह हम लोगों की जीत तय है और हम लोग संविधान को बचाने का काम करें। किसी भी कीमत पे नागपुरिया कानून को हम लोग लागू नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। इनके एजेंडे को हम लोग चकनाचूर करेंगे। वक्फ संशोधन बिल पर सीएम योगी ने भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने इसे आज की ज़रूरत बताया, बिल को देश और मुसलमानों के हित में बताया। इसके साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि वक्फ के नाम पर उल जुलूल फैसले लिए गए और ज़मीनों पर कब्जा किया गया। दूसरा, वक्फ के नाम पर एक भी कोई इन्होंने वेलफेयर का काम किया हो, एक भी नहीं आप गिना सकते। देखिए, वक्फ के नाम पे जो भी आता है उसने उस प्रॉपर्टी को अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए दुरुपयोग किया है, बेचा है, औने पौने दाम पे बेचा है। आज स्थिति क्या है? एक एक प्रॉपर्टी के लिए कई कई लोगों को इन्होंने प्रॉपर्टी को बेचा है। उससे विवाद हो रहे हैं, उससे तमाम प्रकार के संकट आने वाले समय में होंगे। जो बसे हैं उनके लिए भी और जिन लोगों ने पैसा दिया है उनके लिए भी, क्योंकि पूंजी उन सबकी डूब जाएगी। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन के राणा सांगा को गद्दार बोले जाने पर विरोध बढ़ता जा रहा है। राणा सांगा पर बयान देने वाले समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन के घर पर तोड़फोड़ हुई है। आगरा में करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने बवाल किया। प्रदर्शनकारियों ने उनके घर में घुसने की कोशिश की और कुर्सियां तोड़ी। इस पूरे मामले पर रामजीलाल सुमन के बेटे रणजीत सुमन का बयान सामने आया है। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस की मौजूदगी में ये सब हुआ है। वो पूरी वीडियो देखिए, सब गाड़ियां तोड़ी गई हैं, घर पे पथराव किया गया है, लाठी डंडे और अद्धे रोरे वो सब साथ लेकर के आए थे। तमाम लोगों को चोट आई है और पुलिस प्रशासन के कई लोगों के चोटें आई हैं, लेकिन उनकी मौजूदगी में पूरी घटना हुई है। आपकी सोसाइटी के दोनों गेट पहले से पुलिस ने बंद करवा दिए थे, फिर अंदर कैसे घुसा ये लोग? इसका जवाब प्रशासन देंगे। प्रशासन पूरी तरीके से 2 दिन से हमें पूरा आश्वस्त था कि किसी प्रकार की कोई घटना नहीं होगी, लेकिन और प्रशासन की बात पर हमको भरोसा भी था कि हो सकता है स्थिति नियंत्रण होगी, लेकिन नहीं हुई और लोग घरों पे हमला करने लगे। जहां आपका आवास है वहां पूरी सोसाइटी रहती है, क्या बहका माहौल था? लोग क्या, कितनी गाड़ियां टूटी होंगी? यहाँ सब पढ़ने लिखने वाले सीधे साधे लोग रहते हैं, हमारे साथ सभी से अच्छे संबंध हैं और किसी को नहीं पता कौन क्या है, लेकिन हर किसी को आज यहाँ बहका माहौल देखने को मिला है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि उन्हें लोकसभा में बोलने नहीं दिया जाता है। राहुल ने कहा कि संसद अलोकतांत्रिक तरीके से चलाई जा रही है, विपक्ष के सवालों का जवाब नहीं मिलता है, संसद केवल सरकार के लिए चल रही है। जब भी मैं उठता हूँ एक कन्वेंशन है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन को बोलने दिया जाता है। भैया ये माइक मेरे मुंह में पीछे लीडर ऑफ ऑपोजिशन को एक कन्वेंशन है कि बोलने दिया जाता है। जब भी मैं खड़ा होता हूँ मुझे बोलने नहीं दिया जाता। यह सरकार ने 10 साल पहले शुरू हुई गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम को बंद कर दिया है। हालांकि बैंक अपने हिसाब से छोटी अवधि के लिए इसे जारी रख सकते हैं। सरकार इस स्कीम को देश में डिजिटल गोल्ड को बढ़ावा देने और सोने के इंपोर्ट को कम करने के उद्देश्य से बंद लेकर आई थी। तो ऐसा क्या हुआ कि स्कीम को बंद करने की नौबत आ गई? और सबसे बड़ा सवाल, गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम में जिन लोगों ने पैसे लगा रखे हैं उन्हें उनका सोना कब और कैसे, किस रूप में मिलेगा, बता रहे हैं हमारी सहयोगी मनीषा गुप्ता।
वेल जी हाँ, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स के बाद अब गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम पे भी यहाँ पर पर्दा गिर चुका है और ये फाइनेंशियल खत्म होने से पहले कुछ ही दिन पहले ही आती हुई चीज़ है। तो क्लियरली एक डिसीजन मेकिंग यहाँ पर हमने सरकार के बीच में आता हुआ देखा। जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की स्टेटमेंट है वो ये कहती है कि गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम इसलिए बंद की जा रही है क्योंकि बाजार के हालात बदल रहे हैं और दूसरा इसकी परफॉर्मेंस की वजह से भी इसे अब बंद किया जा रहा है। तो जो मिड टर्म है और लॉन्ग टर्म स्कीम है उसे बंद किया गया है। जो शॉर्ट टर्म स्कीम है उसे बैंक्स पर छोड़ दिया गया है कि वो उसे कितना कैसे चलाना चाहते हैं। आपको बता दें कि इवन एज 2015 में गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम यहाँ पर लॉन्च की गई थी, उसके बावजूद भी सिर्फ 5,700 लोगों ने ही यहाँ पर इसमें सोना डिपॉजिट किया। और अगर आप ओवरऑल डिपॉजिट देखें तो ऐसा माना जाता है कि इंडियन हाउस होल्ड्स में करीबन 30,000 टन सोना है, लेकिन इस स्कीम में पिछले 10 सालों में सिर्फ 30,000 किलो ही सोना आ पाया। और वो भी अगर हम ब्रेकडाउन देखें यहाँ पर तो लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टमेंट थे, डिपॉजिट्स थे, उसमें करीबन 13 से 14,000 किलो सोना आया। उससे कम मीडियम टर्म में आया जहां पर करीबन 10,000 किलो से भी कम है और 7,500 किलो यहां पर शॉर्ट पीरियड में आया। काफ़ी सारे रीजंस हैं कि ये स्कीम क्यों नहीं चल पाई। एक तो ये कि स्कीम के तहत आपको अपना जो ज्वेलरी है या जो जिस तरह का भी सोना है वो ले जाना था और उसे पिघला कर उसके अगेंस्ट आपको गोल्ड बॉन्ड्स मिलते जिसके ऊपर आप इंटरेस्ट यहाँ पर जमा करते। लेकिन क्लियरली जिस तरह की हमारी कल्चरल और इमोशनल अटैचमेंट है ज्वेलरी के साथ कि वो हमारी है, हमें आगे पुश्तैनी है, तो लोग क्लियरली अपनी ज्वेलरी गलाना नहीं चाहते थे। दूसरी बात ये कि जो लोग ले जाना भी चाहते थे वो असेइंग सेंटर्स पे ले जाने की बात थी, जो प्रोसीजर थोड़ा सा लंबा है और असेइंग सेंटर्स की भी यहाँ पर कमी है। तीसरी बात ये कि जो आप ज्वेलरी लेकर जा रहे हैं वो आपको डिक्लेयर करनी पड़ती और बहुत ज़्यादा इंडियंस इस बात से खुश नहीं थे कि उनको अपनी ज्वेलरी या सोना यहाँ पर डिक्लेयर करना पड़े। और जो इंटरेस्ट इसको आपके ऊपर मिलता है वो टैक्सेबल था, तो वो भी एक चीज़ थी जो क्लियरली यहाँ पर कंज्यूमर्स के साथ सही नहीं बैठी। और सबसे बड़ी बात ये कि जो ये स्कीम थी इसकी अवेयरनेस बहुत ज़्यादा लोगों के पास नहीं थी। बैंक्स की तरफ से भी हमने कोई बहुत बड़ा एंथुजियाज़म इसमें आता हुआ नहीं देखा, तो अवेयरनेस की वजह से भी ये स्कीम थोड़ी सी पिटती हुई नजर आई। अब माना ये जा रहा है कि एज ऑफ नाउ तो इसे बंद कर दिया गया है, लेकिन क्या इसका रीहॉल किया जाएगा, इसके ऊपर बातचीत अब भी जारी है। और अब बात करते हैं बाजार की। बाजार में 7 दिन की तेजी पर आज ब्रेक लग गया। मार्च एक्सपायरी से पहले बाजार में दबाव देखने को मिला। 7 दिनों के बाद सेंसेक्स निफ्टी गिरावट पर बंद हुए हैं। निफ्टी 182 पॉइंट गिरा और सेंसेक्स 729 पॉइंट फिसल कर बंद हुआ है। बीएसई के सभी सेक्टर इंडेक्स में गिरावट रही। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में बिकवाली हावी रही और डिटेल बता रहे हैं कंचन नौटियाल। तो डेफिनेटली 7 दिन की तेजी में आज बाजार के अंदर ब्रेक लगता हुआ हमें दिखाई दिया। अब देखते हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आज के सत्र में किस तरीके का देखने को मिला है। सबसे पहले अगर निफ्टी के बढ़ने वाले शेयर्स की बात करी जाए तो इंडसइंड बैंक फाइनली यहाँ पे एक रिकवरी आती हुई दिखाई दी है। 3% की ट्रेंड में 3% का इजाफा। हीरो मोटोकॉर्प 0.5% की बढ़त के साथ बंद हुआ है। वहीं ग्रासिम इंडस्ट्री में 0.5% की बढ़त देखने को मिली है। लूजिंग पॉकेट की बात करी जाए तो एक्सिस बैंक, सिप्ला, टेक महिंद्रा, एनटीपीसी जैसे काउंटर्स में आज हमें पेन आता हुआ दिखाई दिया है। मिड कैप की अगर तरफ नजर डाली जाए तो बढ़ने वालों की पहले बात कर लेते हैं। अशोक लेलैंड में 0.25% का इजाफा, मेरिको 2.5%, जेएसडब्ल्यू इंफ्रा में 3% और साथ ही साथ एयू स्मॉल फाइनेंस भी करीबन 3% की बढ़त के साथ बंद हुए हैं। लूजिंग स्ट्रीक की बात करी जाए तो हुडको 4% लुढ़का है, कॉनकॉर में 4% करीबन, मैक्स हेल्थ केयर भी 4.5% और इरेडा करीब 4.25% की गिरावट के साथ बंद हुआ है। ओवरऑल अगर बाजार की तरफ नजर डाली जाए तो पेन तो हमें हर जगह ही आज के सत्र में देखने को मिला है। ब्रोकरेजेस के लिए कमाई का सबसे अच्छा समय निकल चुका है। सीएनबीसी आवाज के मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में ज़ीरोधा के को फाउंडर नितिन कामत ने कहा है कि उनके लिए कमाई के लिहाज से पिछला साल पीक रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि ज़ीरोधा कारोबार में अनिश्चितता को देखते हुए डाइवर्सिफिकेशन पर ध्यान दे रही है। मुझे याद है आपने एक बार ट्वीट किया था जब मैंने ज़ीरोधा की वैल्यूएशंस पर एक ट्वीट डाला था कि businesses like yours are just one regulation away from their profit literally getting halved. Like, do you sleep with this knowledge that anything can change and my business can turn upside down? I mean, absolutely. In a regulated business, I think the biggest risk on the business is the regulations itself, and definitely, and that's the reason it's probably not fair for us to be listed, so because
No. I mean, for example, like this options trading thing that's weekly that's been removed has caused a drawdown of like 30, 35, 40% in the revenues. And it was all out of the blue, the regulation that came in. So like that, so any regulation can significantly hurt the business. And the idea with not listing is also that maybe we'll go attempt building diversity in the business, diversification in terms of insurance, in terms of loans, in terms of AMC, etc. So and essentially, possibly, hopefully, at the end of it, we'll have a diversified business, and possibly at that time we would think of listing. तो मंच तैयार है, नेता तैयार है। न्यूज़ 18 राइजिंग भारत समिट 2025 लेकर आ रहा है ऐसी चर्चाएं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी, ऐसे आइडियाज़ जो गेम बदल कर रख देंगे और ऐसी आवाज़ें जो आने वाले कल को आकार देंगी। भारत मंडपम नई दिल्ली में आइएगा ज़रूर, कोड स्कैन करें और अभी अपने पासेस हासिल करें। भूलिएगा मत 8 और 9 अप्रैल। और यहाँ एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन खबरें भी और भी है, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। कुणाल कामरा कॉमेडी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। पुलिस जहां उनके खिलाफ सख्त एक्शन की तैयारी में है, वहीं उन्होंने पुलिस के सामने हाजिरी के लिए कुछ वक्त मांगा है, लेकिन पुलिस ने साफ इनकार कर दिया है। पुलिस दूसरा समन भेजने की तैयारी में है। इधर कुणाल कामरा ने दावा किया है कि उनकी जान को खतरा है और उन्हें लगातार धमकी वाले कॉल आ रहे हैं। हालांकि कामरा ने कहा है कि वो जांच में पूरा सहयोग करेंगे, लेकिन कॉमेडी और पैरोडी वाले सॉन्ग पर माफ़ी मांगने से साफ मना कर दिया है। कामरा ने कहा है कि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया है। इसके अलावा उन्होंने कुछ नए वीडियो भी जारी किए हैं और उसमें भी सियासी नेताओं पर हमले हैं। तो कामरा ने क्या बोलने की आज़ादी के नाम पर लक्ष्मण रेखा पार की, कॉमेडी के नाम पर एजेंडा की सुपारी ली? आवाज़ अड्डा में आज इसी पर होगी बड़ी चर्चा। कॉमेडी की सुपारी 7:57 पर। श्रीनगर में एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन खुल गया है, जिसमें पहले दिन ही करीब 1 लाख से ज्यादा पर्यटकों ने हिस्सा लिया। सीएम उमर अब्दुल्ला ने इस गार्डन का उद्घाटन किया। ये गार्डन डल झील और ज़बरमान पहाड़ियों के बीच स्थित इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन के नाम से जाना जाता है। दूर दूर से लोग ट्यूलिप की खूबसूरती को देखने के लिए यहाँ पहुँचते हैं। खास बात यह है कि अब यहाँ आने से पहले पर्यटक ट्यूलिप गार्डन देखने के लिए ऑनलाइन टिकट भी बुक कर सकते हैं। तो इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन CNBC आवाज़ पर खबरों का सिलसिला जारी है और आप हमारी खबरों को सोशल मीडिया पर भी देख सकते हैं इन हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।